इंद्रायण की कथा श्रृंखला से जुड़ने वाले साहित्य रसिकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के अंक में मैं शेफाली शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी यशपाल की एक कहानी पर्दा। यशपाल हिंदी साहित्य जगत में अपने ढंग के एक अनूठे और अनोखे रचयिता रहे हैं। वे यथार्थवादी परंपरा के लेखक हैं। समाज की जर्जर रूढ़ियों और मध्यम वर्गीय सभ्यता के जीर्ण व्यवहारों के प्रति तीखा व्यंग्य उनकी रचनाओं में खूब प्रखरता के साथ अनुभव किया जा सकता है। प्रस्तुत कहानी पर्दा भी ऐसी ही खोखली जीवन शैली की कलई खोलती हुई कहानी है, जिससे एक आम आदमी का सीधा साधा जीवन जीना तक दूभर हो जाता है। तो आइए सुनते हैं कहानी पर्दा, जिसके लेखक हैं यशपाल। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में ख़ास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वे भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेज़ी पढ़कर भी लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी ख़ानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा कर देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोहड़े पर बैठकर नैचा गुड़गुड़ाया करते थे। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की नई दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी ख़ानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए में क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस यानी टीचर होकर देहात चले गए। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 वर्ष में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 वर्ष में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी कि पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आईं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फ़िक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के पास ही
रहने लगीं। जहाँ बाल बच्चे और घर बाहर होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती थी। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत हो तो ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी साहब के घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार लेना पड़ता था। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौटकर आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कॉपियों, नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही हरी हो गई। पीर बख्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल मिल की मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें नहीं थी। चौकी पर बैठते थे, कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी जैसे तैसे चौखट टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन चोर को ले जाने के लिए न मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ भी न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी साहब को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूँ काहे ख़राब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई बार पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम का नहीं मिलता। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही
मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपए उधार के ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने हाथ से डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौल भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी साहब के रोए खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आ गया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले दिन 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी के हो गए। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जाती थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत होती तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपयों में से सवा रुपया खान के हाथ पर धर देने की हिम्मत चौधरी की नहीं हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे, खान के भय से दिल डूब रहा था। लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल होकर खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके दस्तखत के बिना कोई भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर कर देगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था।
मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान साहब के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। इधर उधर की बातचीत करके वे कहते, अरे भाई, हो तो 20 आने पैसे दो, एक रोज़ के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कोई नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लाने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं, बदजात चोर भीतर में छिपा है, 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में फेंक देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी! पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर भी चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी और बढ़ गई। उसके स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका कर शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार ले और बेच आए। खान और आग हो गया, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो ज़्यादा अच्छा ये टाट है। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झपट लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी होकर कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींचा गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे हुए चीथड़े उनके 1/3 अंग को भी ढकने में असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक। क्रुद्ध निराशा से उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया करके भीड़ छंट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रह गई थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी।